प्रिय विद्यार्थियों, निर्वाचन आयोग का जो पहला भाग बताया था उसमें कुछ बातें रह गई थी। अब उसी कड़ी में दूसरे पार्ट में कुछ चीज़ें रह गई थी, उसको हम बताने जा रहे हैं। हम पिछले वीडियो में बताए थे कि किस तरह से निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था और काफ़ी लंबे टाइम तक ये एकल सदस्यीय था और फिर उसके बाद से 1989 से ये बहुसदस्यीय हुआ और उसके बाद से पुनः एकल सदस्यीय हुआ 1990 में। 1993 में ये पुनः बहुसदस्यीय हुआ और तब से लेकर के आज तक ये काम कर रहा है। और ये भी हम बताए थे कि कैसे कैसे ये कार्य करता है निर्वाचन आयोग, विशेषकर जब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाता है तब ये बहुत शक्तिशाली हो जाता है, बहुत पावरफुल हो जाता है। निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग अपनी शक्तियों का ये उपयोग करता है और सही तरीके से करता है। बस अधिकार इसको थोड़ा सा और देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इसको अधिकार और अच्छे से मिल जाएगा तो निश्चित है कि और बेहतरीन तरीके से काम होगा। जो नियुक्त होते हैं निर्वाचन आयुक्त, वो पैनल के द्वारा अगर नियुक्त हों तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। अब देखिए, हम पिछले वीडियो में बताए थे कि जो बातें उसके आगे हम लोग चल रहे हैं। अब देखिए, निर्वाचन आयोग का जो शक्तियाँ थी, जो कार्य था, पिछले वीडियो में मेरा पूरा हुआ काफ़ी हद तक। अभी भी उसमें बहुत सी बातें थी जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं। अब देखिए, चर्चा करते हैं कि परिसीमन आयोग क्या है। अब तक कुल जो है 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ है। ध्यान रखिएगा, परिसीमन आयोग इसका जो है कुल 4 बार हुआ है। इसका पहली बार हुआ, ध्यान रखिएगा, 1952 में। दूसरी बार हुआ 1961 में और तीसरी बार ये हुआ 1967 में और चौथी बार हुआ 2002 में। मतलब कुल 4 बार परिसीमन आयोग का जो है गठन हो चुका है। और जो चौथे परिसीमन आयोग का गठन हुआ है उसके अध्यक्ष बनाए गए थे कुलदीप सिंह। ध्यान रखिए, कौन बनाया गया था? कुलदीप सिंह। ये अब उसके अलावा देखिए कौन कौन सी समितियां हैं जो निर्वाचन आयोग में उनका क्या क्या योगदान था। तो ये समितियां जो बनती हैं वो सुधार के लिए बनती हैं कि क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या होना चाहिए, मतदाता पहचान पत्र के लिए, अपराधियों के लिए क्या होना चाहिए, कितना पैसा खर्च होना चाहिए। सब समितियां कार्य करती हैं, रिपोर्ट देती हैं और उस पर सरकार क्या करती है? अमल करती है। अब उसमें से जो पहली जो समिति थी, आप इसको नोट कर लिए होंगे, जो समितियां ये जो पहली जो समिति बनी थी चुनाव सुधारों के लिए, वो थी तारकुंडे समिति। ध्यान रखिएगा, तारकुंडे समिति। इसका गठन जो है 1980 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, इस समिति का गठन कब किया गया था? 1980 में। अब उसके बाद थी दूसरा दिनेश गोस्वामी समिति। इसका गठन 1990 में किया गया। इसके बाद है संथानम समिति। इसका गठन जो है 1998 में किया गया। चौथा है इंद्रजीत गुप्त समिति। इंद्रजीत गुप्त समिति। इसका भी 1998 में ही किया गया। तो समितियां हमने बताया कि अपना रिपोर्ट देती हैं, उस हिसाब से काम होता है और ये बहुत सोच समझ के समितियां जो है रिपोर्ट देती हैं। तो परिसीमन आयोग हमने बता दिया, समितियां बता दिया, इससे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए, अब कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे जो पैसा खर्च होता है चुनाव के दौरान,
तो चुनाव समाप्ति के कितने दिन के अंदर आपने जो पैसा खर्च किया उसका विवरण देना होगा। तो है 30 दिन। ध्यान रखिएगा, चुनाव में जो पैसा आपने खर्च किया है, प्रत्याशी मतलब खर्च किया है, वह चुनाव समाप्ति के 30 दिन के अंदर, ध्यान रखिएगा 30 दिन के अंदर अपना विवरण देना होगा। ठीक, नहीं तो अगली बार आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर नहीं दिया आपने कि हमने कितना पैसा खर्च किया है तो आप अगला चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। प्रतिबंध लगा देगा निर्वाचन आयोग को, इतना पावर होता है। अब देखिए दूसरी चीजें हैं, जमानत राशि की जरा हम चर्चा करते हैं कि शायद हमने भी चर्चा नहीं किया है या किसी की भी जब लोकसभा विधानसभा प्रणाली में सोचता है उसमें किए हूँ, लेकिन जान लीजिए जमानत राशि क्या है। जमानत राशि ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ध्यान रखिएगा। लोकसभा के लिए 25,000 है। कितना है? 25,000। ये जनरल और ओबीसी दोनों के लिए है 25,000। और SC ST के लिए कितना है? ध्यान रखिएगा, ये तो जनरल की था 25,000, ओबीसी के लिए 12,000 है। कितना है? 12,000 है। किसके लिए? SC और ST के लिए ये 12,000 रुपया है लोकसभा के लिए। अब देखिए जमानत राशि विधानसभाओं के लिए, ध्यान रखिएगा, विधान सभाओं के लिए ये है 11,000। ध्यान रखिएगा 11,000 जनरल और ओबीसी के लिए बराबर है। लेकिन विधानसभाओं के लिए SC ST के लिए कितना है? तो 5,000 है। ध्यान रखिएगा कितना है? 5,000 SC और ST के लिए। अब देखिए जमानत राशि होती क्या है। जैसे मान लीजिए कोई प्रत्याशी जमानत जीतने के बाद उसकी जमानत जब्त होती है, पैसा जो जमा होता है वो जमानत बचाने के लिए कितना होना चाहिए? तो 1/6। ठीक, और जब 1/6 है तो कभी कभी आप जीते रहते हैं तो भी आपकी जमानत जब्त हो जाती है। तो ये माना जाता है कि उस जहां पर चुनाव हुआ वहां पर उम्मीदवारों की संख्या काफी ज्यादा थी और वोट का डिवाइडेशन हो गया, और वोट के डिवाइडेशन से प्रत्याशी तो जीत हुई लेकिन उसने अपनी जमानत नहीं। तो टोटल जितना मत पड़ा है, जैसे मान लीजिए कि कहीं वोट पड़ा है आपका, आप 1 लाख, ठीक है, 1 लाख वोट पड़ा है, उसका 33%, अरे 1/6, ध्यान रखिएगा 1/6 तो लगभग कितना हो गया जो है 17-18 हजार के लगभग हो गया। तो उतना वोट अगर वो नहीं पाया है तो उसकी जमानत क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी कि 1/6। जैसे एक और उदाहरण देते हैं, मान लीजिए 3,000 वोट पड़ा है तो 3,000 का कितना हो गया? 500, 5 के 30 हो गया। तो समझिए कि 500 जिसका कम जीत गया प्रत्याशी, लेकिन वोट पाया कितना? 500 से कम। तो जो पैसा उसने जमा किया था वो पैसा क्या हो गया? जब्त हो गया। तो ये माना जाता है कि उस एरिया में प्रत्याशियों की संख्या क्या थी? ज्यादा थी। आइए, तो ये हुआ जमानती। अब जैसे मान लीजिए कोई लोकसभा का मेंबर है, वो चुनाव लड़ना चाहता है, विधानसभा का मेंबर है के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, तो जो मान लीजिए कोई राजनीतिक पार्टी है या पंजीकृत पार्टी है, तो उसका अगर वो चुनाव लड़ने जाता तो उसके प्रस्तावक जो रहेंगे वह एक रहेगा केवल। जैसे मान लीजिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैं किसी पार्टी से संबंधित हूं, तो केवल एक प्रस्तावक मेरा रहेगा। लेकिन अगर मैं निर्दल प्रत्याशी हूं तो हमारे साथ कितने रहेंगे? 10 प्रस्तावक रहेंगे। ये ध्यान देना, निर्दल के लिए 10 और उसके लिए कितना है? जो पंजीकृत पार्टी है उसके लिए 1 मतलब प्रस्तावक होना जरूरी है। बस यही आप लोग को ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए बड़ा एक प्रश्न
विवादित है कि वोट देने का अधिकार क्या है। तो वोट देने का जो अधिकार है वो संवैधानिक नहीं है, एकदम कंफर्म बता रहे हैं, वो मौलिक अधिकार भी नहीं है, वह वोट देने का अधिकार है। ध्यान रखिएगा, ये वोट देने का अधिकार है, इसको आप वैधानिक कह सकते हैं, वैधानिक अधिकार। इसको अब राजनीतिक अधिकार भी मान लिया गया है, राजनीतिक, ध्यान रखिएगा, राजनीतिक अधिकार भी इसको मान लिया गया है। लेकिन मौलिक अधिकार नहीं, संवैधानिक नहीं है। तो वैधानिक या कानूनी एक तरह से कह सकते हैं अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, वोट देने का अधिकार। आप लेकिन बात नहीं कर सकते हैं, कई कंट्रियों में बात कर दिया गया है कि आपको देना ही देना है, लेकिन हमारे यहाँ इसीलिए बात वोट जो है बहुत कम पड़ता है। आप देखते होंगे कि 55%, 60% वोट पड़ता है, मतलब 60% वोट पड़ा तो 40% लोगों ने वोट नहीं दिया। इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि लोकतंत्र मूर्खों का तंत्र माना जाता है, क्योंकि इसमें पूरी लोगों की भागीदारी नहीं होती है। ठीक है, उन्हीं की भागीदारी होती है जो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, और जो पढ़े लिखे होते हैं वो वोट देने नहीं जाते। इसलिए सरकार हमेशा प्रयास करती है कि अधिक से अधिक मतदान हो। तो वोट देने का अधिकार देखिए क्या है, बता दिए हमने आपको। अब दूसरी चीज बता दें आप लोगों को कि कोई भी व्यक्ति सजा सुना दिया गया है कोर्ट द्वारा फाइनली, तो वो 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगर वो उसका मुकदमा चल रहा है तो कोई चुनाव लड़ता रहेगा, लेकिन अगर सजा सिद्ध नहीं हुआ है, उसको सजा नहीं दिया गया है कोर्ट से, तो वो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अगर सजा दे दिया गया है तो वो 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। ध्यान रखिएगा, 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता, नहीं लड़ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अब हमारे जो निर्वाचन आयोग जो बने, उसमें पहला कौन था, कौन लंबे टाइम तक था, कौन कार्यवाहक थी, हम उसकी जरा हम चर्चा करते हैं आप लोगों को। और एक चीज और बता दें कि भारत में ईवीएम द्वारा पहली बार चुनाव कहां कराया गया, तो केरल का एक क्षेत्र है थरूर विधानसभा। ध्यान रखिए, पहली बार ईवीएम का प्रयोग हुआ केरल के थरूर विधानसभा में। उसके बाद 1998 में राजस्थान और दिल्ली में भी ईवीएम का इस्तेमाल किया गया लोकसभा के चुनाव में। लेकिन 1999 में गोवा एक ऐसा राज्य है, ध्यान रखिए, 1999 गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पर पूरे विधानसभा में ईवीएम का प्रयोग किया गया। ध्यान रखिएगा, पूरे विधानसभा में ईवीएम का इस्तेमाल, प्रयोग किया गया। ये याद रखने वाली बात है, प्रयोग किया गया। ओके, तो ये ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। अब तो पूरे भारत में इसी का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, और इससे हमारी बहुत बड़ी बचत होती है, विशेषकर कागज का जो खर्चा होता है, समय कम लगता है और कम समय में रिजल्ट आ जाता है, इसलिए ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसकी चर्चा हम करते जा रहे हैं कि जैसे लोकसभा के सदस्यों के अयोग्यता का, ध्यान रखिएगा, लोकसभा सदस्यों के अयोग्यता संबंधी बातों का निस्तारण कौन करता है? ध्यान
संबंधी बातों का निस्तारण कौन करता है? तो वह है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न कि निर्वाचन आयोग करता है। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई मामला है तो उसका निस्तारण कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है। ध्यान रखिएगा, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की बात आ जाए और इसके जो है विवादों का निपटारा कौन करेगा वोट संबंधी का, तो वो कौन करेगा? एससी अर्थात सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये छोटी छोटी बातें होती हैं। जब आप नई क्वेश्चन जो है आजकल बड़े अच्छे से पूछ रहा है, डीपली पूछ रहा है, अब हल्का फुल्का क्वेश्चन का तैयारी करते हैं तो काम होने वाला नहीं है। खुद अभी देखिए एसएससी जीडी का जो परीक्षा हो रही है 1 महीने से अधिक चल रही है, 68 लाख से अधिक लोग फार्म भरे हैं। तो आने वाले समय में और भी परीक्षाओं का जो स्वरूप बदलता जाएगा और बहुत जो डीपली अध्ययन करेगा वही सफलता प्राप्त कर पाएगा। अब देखिए, तो ये आप समझ गए होंगे, लोकसभा सदस्यों और संबंधी बातों का निस्तारण कौन करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के संबंधी बातों का निस्तारण कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है, न कि निर्वाचन आयोग। ये चुनाव तो कराता है लेकिन निस्तारण ये बहुत नहीं करता है किसी किसी मामले में। अब देखिए, तो ये थोड़ा सा ऐसा था। आप देखिए, आपको बता दें कि आम चुनाव क्या है, ये लड़के नहीं समझ पाते हैं। आम चुनाव, फिर क्या है? मध्यावधि चुनाव। देखिएगा, मध्यावधि चुनाव और उपचुनाव। ये उपचुनाव क्या है इसको बता दें कि आम चुनाव किसे कहते हैं? लोकसभा, विधानसभा, लोकसभा विधानसभाओं के चुनाव को हम आम चुनाव कहते हैं। अगर लोकसभा का चुनाव करना है तो उसकी अधिसूचना कौन जारी करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ध्यान रखिएगा, लोकसभा के चुनाव को अधिसूचना कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। लेकिन राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव की अधिसूचना कौन करता है? तो राज्यपाल। ये ध्यान रखिएगा, यही आप लोगों को राज्यपाल करता है। और लोकसभा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चुनाव की अधिसूचना जब निर्वाचन आयोग कहता है और उस जैसे ही वो कहेगा वो चुनाव की अधिसूचना क्या कर देगा? जारी कर देगा। और जब जारी कर देगा उसी के बाद चुनाव आचार संहिता क्या होता है? लागू हो जाता। तो आम चुनाव का मतलब तो आम मतदाता भाग लेता हो, आम जनता भाग लेती हो, उसे हम कहते हैं आम चुनाव। लोकसभा में हम प्रत्यक्ष रूप से मतदान होता है, विधानसभा का प्रत्यक्ष रूप से मतदान होता है। ठीक है, तो विधानसभाओं का और विधान परिषद, ध्यान रखिएगा, जिस राज्य में विधान परिषद है उसका भी विधान परिषद उसका भी कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। आप जानते हैं वर्तमान में 6 राज्यों में ही क्या है? विधान परिषद है। अब मध्यावधि चुनाव क्या है? ध्यान रखिएगा, ये देखिए क्या है। जब कोई निर्वाचित सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, उससे मतलब नहीं है, और वो 5 साल के लिए आप जानते हैं कि चुनी जाती है जनता द्वारा, लेकिन अल्पमत में होती है, कभी कभी त्रिशंकु सरकार भी बनती है, बीच में ही गिर जाती है 2 साल 2.5 साल बाद, तो पुनः चुनाव कराया जाता है। उस स्थिति को कहते हैं मध्यावधि चुनाव। जब निर्वाचित सरकार, ध्यान रखिएगा, जब निर्वाचित सरकार बीच में ही गिर जाए, बीच में ही, ध्यान रखिएगा, गिर जाए तो पुनः चुनाव कराया जाएगा, तो उसे कहते हैं मध्यावधि चुनाव। तो जब चुनाव कराया जाएगा तो मान लीजिए कि 2.5 साल बाद गिर गई तो पुनः 5 साल के लिए होगा, नहीं कि शेष समय के लिए होगा। अब वहां से उसका कार्यकाल क्या माना जाएगा? 5 साल के लिए माना जाएगा, उसे कहते हैं मध्यावधि चुनाव। आप 1990 से लेकर के और 2020 के बीच भारत में
कम से कम 3 बार, हमारे यहाँ 4 बार मध्यवर्ती चुनाव हुआ था। आप जानते हैं उस बीच में अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए बने, बीपी सिंह 18 महीने के लिए बने, चंद्रशेखर 4 महीने के लिए बने, मतलब कुल मिलाकर देवेगौड़ा हो, इंद्र कुमार गुजराल हो, सब लोग बहुत कम टाइम तक बने और चुनाव होता रहा। चुनाव में बहुत पैसा खर्च होता है और इससे हमारा देश पीछे भी चला जाता है क्योंकि उसका ऑडिट नहीं होता है। आप देखिए उपचुनाव क्या है। जब कोई जीता हुआ प्रत्याशी की अचानक मृत्यु हो जाए या वो अपने पद से इस्तीफा दे दे तो उस सीट पर पुनः उपचुनाव कराया जाता है। मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति ये है और वो चुना गया 5 साल के लिए, 3 साल के अंदर ही अपने पद से इस्तीफा दे दे तो उस सीट पर पुनः चुनाव कराया जाएगा। लेकिन शेष 3 साल के बाद वो पद से इस्तीफा दिया, उसकी मृत्यु हो गई तो बचा कितने साल के लिए? 2 साल। तो 2 साल के लिए पुनः उस सीट पर क्या किया जाएगा? वो व्यक्ति जो जीतेगा 2 साल के लिए बना रहेगा। लेकिन अगर 6 महीना कार्यकाल बचा है या 7 महीने कार्यकाल बचा है तब उस सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। लेकिन 1 साल बचा है, 1.25 साल बचा है, तब उस सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा। तो आप समझ गए आम चुनाव क्या है, मध्यवर्ती चुनाव क्या है और उपचुनाव माने छोटा चुनाव शेष कार्य के लिए, जब भी वो शेष कार्य के लिए होता है। ठीक है, तो उससे हम कहते हैं उपचुनाव। इन सभी को कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग जारी करता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से ये इसका कार्य है। अब देखिए थोड़ा सा कुछ बातें और रह गई हैं, कोशिश करते हैं कि अधिकांश चीजें आप लोग को दे हैं, क्योंकि आपको अगर अच्छा नहीं मिलेगा तो आप रुकेंगे नहीं। आप कोशिश हमारी हमेशा रहती है कि जब भी मेरा वीडियो आए तो आपको अच्छा से अच्छा पहुंचने की कोशिश करता हूं। अब देखिए भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, ध्यान रखिएगा, सुकुमार सेन। ये भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त थे। और सबसे लंबे टाइम तक कौन निर्वाचन आयुक्त था? तो हमारे यहाँ थे के, ध्यान रखिएगा, के सुंदरम नाम था उनका, सुंदरम। ये 9 वर्ष तक लगातार अपने पद पर बने रहे, सबसे लंबे टाइम तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। और एक महिला थी, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, रमा देवी, ध्यान, श्रीमती रमा देवी नाम था उनका। ये कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी थी। तो अभी हम पिछली वीडियो में बताया था कि इस पद पर IAS अधिकारी ही नियुक्त होता है इस पद पर, और उसका कार्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल बताया था 6 वर्ष या 65 वर्ष, और जो अन्य होते हैं वो 6 वर्ष या 62 वर्ष होते हैं। तो कहने का आशय है कि बहुत कम समय इनको मिलता है कार्य करने के लिए, और इसीलिए अगर कोई पहले बन गया, क्योंकि एज का लिमिटेशन तो नहीं है, मैक्सिमम का तो है लेकिन नहीं है, तो वो लंबे, इसलिए के सुंदरम जो थे वो लंबे टाइम तक इस पद पर बने रहे, 9 वर्ष। सुकुमार सेन भी लंबे टाइम तक बने रहे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसके बाद इन्हीं का नंबर है, इस पद पर ये बने रहे। TN सेशन, ध्यान रखिएगा, TN सेशन ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी रहे और पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। ध्यान रखिएगा, किसका चुनाव लड़ा था? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। और इन्होंने ही तो चुनाव कराना सिखा दिया निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कैसे निर्वाचन आयुक्त चुनाव कराता है। समझिए कि हालत खराब हो गई थी और बहुत इन्होंने कई अच्छे काम किए, जो रात दिन तक आप लोग जो है माइक से उसके शोर करते, शोर शराबा होता था बहुत, तो उसको रोक लगाने का काम अगर किसी ने किया तो TN सेशन ने किया था। निश्चित रूप से इन्होंने अपने पद का सही तरीके से कह सकते हैं कि उपयोग किया, लेकिन कोर्ट ने भाई कहा कि बहुत सदस्य है तो कोर्ट की बात माना गया। तो इस तरह से ये निर्वाचन आयोग का एक अपना, जब चुनाव आचार संहिता लागू होता है तो कितना पावर होता है, उसके पहले भी ये काम करता रहता है, वोटर लिस्ट में नाम डलवाना
और उस प्रक्रिया शुरू कर देता है जब चुनाव आने वाला होता है तो। और इसीलिए जो भी 18 साल पूरा कर लेता है कोशिश करता है कि उसको मत देने का अधिकार मिल जाए, क्योंकि उसके बाद उसको कब मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए जो है अपने कार्य को ये बहुत सही तरीके से अंजाम देता है। बस यही है कि इसको और पारदर्शी बनाने की ज़रूरत है। कोई इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह न लगाए, कोई उंगली न उठाए। वैसे भरसक निर्वाचन आयोग काम करता है कि जो है ईमानदारी से काम करता है और कोशिश रहती है कि जो है वो जो भी प्रक्रिया कर रहा है उस पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह न लगाएं। अब अगला जो वीडियो होगा हम कोशिश करेंगे संविधान संशोधन बता दें आप लोगों को, जो कि आप ज़रूरत है। और पिछले जितने भी वीडियो हैं, आप कोई भी टॉपिक पढ़िए, ये मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए। उसको आपको उस टॉपिक को पढ़ने में सहूलियत के साथ साथ समझने में भी आसानी होगी। आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। ज़रूर कमेंट लिखिए। धन्यवाद।